हमारे यहाँ भारत में SC ST वो डिप्राइव्ड है, OBC भी डिप्राइव्ड है, माइनॉरिटी भी डिप्राइव्ड है, लेकिन इस देश के अंदर बड़ा विचित्र बात है कि सब लोग इकट्ठे ही नहीं हो पा रहे। जबकि अगर इनका दर्द एक है, इनकी समस्या एक है, इनका उद्देश्य एक है, इनके साथ प्रताड़ना जो हो रही है उसका स्वरूप एक है, तो मैं तो ये कहूंगा कि इन सब लोगों को इकट्ठे होना चाहिए। जो इतिहास है वो देश के गरीब तबके, अनुसूचित जाति जनजाति समाज के आरक्षण के खिलाफ आरक्षण देने में तो मुझे लगता है कि उन्होंने सारे कीर्तिमान स्थापित किए हैं और कोई कसर बाकी नहीं। व्यक्ति को इंक्लूडिंग सुप्रीम कोर्ट में जज बैठे हैं, वो भी भारत के नागरिक हैं। सौभाग्य से आज वो सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, कल वो सुप्रीम कोर्ट के जज जब रिटायरमेंट होगा तो वो भारत के आम नागरिक बन जाएंगे। तो उनको इस तरीके से अपने निर्णय लेने चाहिए जिससे कि उनके निर्णयों को सर्वमान्य, उनके सारे देश के लोग उनको मान्यता दें। नमस्कार, मैं हूं नीरज पटेल और आप देख रहे हैं नेशनल जनमत। इस समय मैं दिल्ली में हूं और दिल्ली का हर्ट कहे जाने वाले कनॉट प्लेस में एक ऑफिस है ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ SC ST ऑर्गेनाइजेशंस का। उसके ऑल इंडिया जनरल सेक्रेटरी KP चौधरी जी हमारे साथ में हैं। तो तमाम सारे मुद्दों पर अभी चर्चा हो रही थी। कोर्ट की क्या भूमिका है, इसमें सरकार की क्या भूमिका है, आरक्षण को धीरे धीरे इस हद तक पहुंचा दिया जा रहा है कि उसके रहने न रहने के मायने न रह जाएं। आपको क्या लगता है कि सरकार की मंशा साफ नहीं है या फिर कोर्ट की भी कुछ भूमिका है? देखिए, मेरा अनुभव ये कहता है कि जो सुप्रीम कोर्ट है यानी उच्चतम न्यायालय भारत का है, क्योंकि मैं 1997 से इस संगठन के राष्ट्रीय महासचिव के रूप में इस विशेष रूप से आरक्षण के मुद्दे को, गरीब समाज के जो हितों की बात है उसको मैं राष्ट्रीय प्रधान महासचिव के रूप में देख रहा हूं। और 1997 में जब सुप्रीम कोर्ट ने एक के बाद एक आरक्षण विरोधी आदेश जारी किए थे, तो उन सब को लेकर के फिर भारत सरकार के कार्य विभाग द्वारा, DOPT डिपार्टमेंट द्वारा उन आरक्षण विरोधी आदेशों को लागू करने के लिए पूरे देश के सरकारी क्षेत्र के लिए लिखा गया था। उसके विरोध में जब हम लोगों ने रैली की, आंदोलन किया, 97, 98, 99, 2000 में जो रैलियां हुई, लाखों लोग दिल्ली की सड़कों पर उतरे, तो उसका नतीजा ये हुआ कि सरकार को आरक्षण बचाने के लिए बैकफुट पे आना पड़ा। उनको संविधान में 3 संशोधन करने पड़े, 81, 82, 85, तब जाकर के ये हमारा महासंघ देश के गरीब तबके अनुसूचित जाति जनजाति समाज के आरक्षण को बचाने में सफल रहा। जहां तक आपने सुप्रीम कोर्ट और सरकार की बात कही है, सुप्रीम कोर्ट ने तो पिछले दिनों जो मित्तल साहब हमारे सुप्रीम कोर्ट के जज थे, उन्होंने SC ST एट्रोसिटी एक्ट को जब डाइल्यूट किया और उस पर उन्होंने जो नेगेटिव टिप्पणियां की, तो उसके बाद में फिर ये 2 अप्रैल 2018 को भारत बंद हुआ। पूरे देश में देश का अनुसूचित जाति जनजाति समाज का व्यक्ति सड़क पर आया और उसके बाद सरकार ने फिर संविधान में संशोधन करके SC ST एट्रोसिटी एक्ट को ठीक करने का काम किया। तो मेरा अनुभव ये कि सुप्रीम कोर्ट का जो इतिहास है वो देश के गरीब तबके, अनुसूचित जाति जनजाति समाज के आरक्षण के खिलाफ आरक्षण देने में तो मुझे लगता है कि उन्होंने सारे कीर्तिमान स्थापित किए हैं और कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी है। सुप्रीम कोर्ट के जजेस जब बैठकर के ये टिप्पणी करते हैं कि EWS के अलावा तमाम सारे आरक्षण खत्म हो जाने चाहिए, हालांकि एक बात कह देते हैं कि पॉलिसी मैटर से लगता है कि वहां पर आपका आरक्षण, हिस्सेदारी, प्रतिनिधित्व सुरक्षित है। देखिए, एक वर्ड है भावना, उसका एक दूसरा रूप है सद्भावना, एक होता है दुर्भावना। जब भावना सद्भावना में बदलती है तो रचनात्मक चीजें होती हैं, और जब भावना दुर्भावना में बदलती है तो इसका उल्टा होता है। तो अभी जो आपने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के जजों ने जो कल जो भी जजमेंट दिया है उसके विषय में अगर उन्होंने कहा है कि EWS का आरक्षण देना चाहिए, बाकी सब समाप्त हो जाना चाहिए, लेकिन उन्होंने साथ साथ अपनी बेबसी भी जाहिर की है कि ये नीतिगत मामला है, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते, जैसा मैं समझ रहा हूँ। मुझे नहीं पता है कि उन्होंने ऐसा कहा नहीं कहा, लेकिन आपसे जानकारी मिल रही है तो ये इंडिकेट तो करता है कि 97 में भी ये सुप्रीम कोर्ट की जो सोच थी वही थी। उसके बाद में अभी 2018 में जो अभी पूरे देश में SC ST समाज के लोगों को आंदोलन के लिए मजबूर किया गया, वो भी सुप्रीम कोर्ट उसके लिए जिम्मेदार है। देश का जो भी नुकसान हुआ, सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट था, विशेष रूप से वो जस्टिस जो थे जिन्होंने जजमेंट दिया था SC ST एट्रोसिटी एक्ट के खिलाफ, तो ये तो ऐसा है कि, और इसमें देखिए मैं तो कहूंगा भारत की भूमि में सांस लेने वाला जो व्यक्ति है वो जातिगत भावना से ग्रस्त है, और जितने भी निर्णय यहाँ होते हैं वो जातिगत आधार पर निर्णय लेना। इवन देखिए लोकसभा विधानसभा में जो कैंडिडेट तय होते हैं वो भी जातिगत आधार पर तय होते हैं, पोस्टिंग्स होती हैं वो भी जातिगत आधार, कलेक्टर्स की नियुक्ति होती है तो उसमें भी ध्यान रखा जाता है कि किस जिले में किस जाति के लोग ज्यादा हैं। जहाँ कहीं बवाल होता है तो अगर मुस्लिम समाज है तो वहाँ मुस्लिम समाज के कलेक्टर लगाए जाते हैं, जहाँ शेड्यूल कास्ट के लोग हैं तो वहाँ पर शेड्यूल कास्ट के कलेक्टर लगाए जाते हैं, SP लगाए जाते हैं। तो हमारा देश तो जातिगत आधार पर मैं ये कहूंगा कि इतना बटा हुआ है, जाति के ऊपर जाति और जाति के नीचे जाति और जाति में फिर उपजाति,
और इतना बड़ा मतलब ये है कि ये सिस्टम जो बनाया गया है, इस सिस्टम ने, मैं कहूंगा कि राष्ट्र के विकास में तो ये जो जाति है इस देश की सबसे बड़ी बाधा बनी हुई है। आपने एक शब्द बोला, कलेक्टर लगाए जाते हैं, एसपी लगाए जाते हैं। इसका मतलब कहीं ना कहीं ये भी है कि वो भी अब एक सरकारी मशीनरी की तरह काम करने लगे हैं, बहुत ज्यादा उनको फीलिंग से इससे मतलब नहीं रह गया है। देखिए, जो भी आपका सवाल है, ये पहले तो मैं कहूंगा कि ये व्यक्ति पर निर्भर करता है कौन व्यक्ति। जैसे मैं डॉक्टर अम्बेडकर को कोट करूं, मान्यवर काशीराम को कोट करूं, पेरियार साहब, हमारे ज्योतिबा फुले साहब, बहुत महान, भगवान गौतम बुद्ध, ऐसे ऐसे महान विभूतियां इस भारत में पनपी जिन्होंने मानव जाति के कल्याण के लिए अपना पूरा जीवन लगाया। लेकिन इसके विपरीत और दूसरी नेचर के लोग भी इस देश में बहुतायत हैं कि जो इन सब चीजों को करके आनंदित महसूस करते हैं। तो ये मैं कहूंगा कि कौन अधिकारी किस जाति से है, उसका अप्रोच क्या है। कई बार जाति आदमी की ऐसी है, लेकिन वो आदमी का नेचर बहुत अच्छा है, बहुत कोऑपरेटिव होता है। कई बार इसका उल्टा भी होता है। तो इसको हम मैन टू मैन के ऊपर हम लेके चलेंगे हम इसको। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि जाति नहीं है, अपना काम हमेशा करती है। और जो आदमी चेयर पर बैठा हुआ है वो किस जाति से है, उसके फैसले में ये बात साफ तौर पर झलकती है, स्पष्ट होती है, दिखाई देती है। निजीकरण और आउटसोर्सिंग के इस दौर में लगता है कि कहीं आरक्षण सुरक्षित अब रह गया है, हिस्सेदारी मिल पाएगी लोगों को? देखिए, मैं तो इसमें एक बात कहना चाहता हूं। अगर महात्मा गांधी और बाबा साहब अम्बेडकर के बीच पूना पैक्ट हुआ तो दो समुदायों के बीच का यह समझौता था, जिसमें अपर कास्ट को महात्मा गांधी रिप्रेजेंट कर रहे थे 1932 के पूना पैक्ट में, और बाबा साहब अम्बेडकर हमारे जैसे गरीब समाज के लोगों को, SC ST OBC समाज के लोगों को रिप्रेजेंट कर रहे थे। और उस समय बाबा साहब और महात्मा गांधी के बीच ये समझौता था, दो समुदायों के बीच समझौता था। ये जब पाकिस्तान बन रहा था तो डॉक्टर अम्बेडकर ने भी अपने लोगों के लिए देश बनाने की बात कही। उसके साथ साथ उन्होंने पृथक निर्वाचन, सेपरेट इलेक्टेड की बात भी कही, जो नहीं मानी गई। उसके बदले में ये 22.5% का रिजर्वेशन SC ST के लोगों को सरकार की नौकरियों में और 25% का आरक्षण विधानसभा में और लोकसभा में दिया गया था। ये एक राइट है इस जाति विशेष के लोगों का, जो गरीब तबके के लोग हैं, जातिगत आधार पर प्रताड़ित हैं, जिन लोगों को इस देश का मूल निवासी आदिवासी होने की सजा मिली है, इन लोगों को स्कूल के दर्शन नहीं हुए, शिक्षा से दूर रखा गया। तो इन लोगों के लिए जो रियायतें दी गई हैं वो सामाजिक आधार पर जो विषमता है उसको आधार बना करके हमारे महापुरुषों ने, विशेष रूप से बाबा साहब अम्बेडकर का मैं नाम यहां पर लेना चाहूंगा कि ये, और जब ये समझौता दो समुदायों के बीच का है, अपर कास्ट एंड शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स के बीच का समझौता है, तो भारत के प्रत्येक व्यक्ति को, इंक्लूडिंग सुप्रीम कोर्ट में जज बैठे हैं, वो भी भारत के नागरिक हैं। सौभाग्य से आज वो सुप्रीम कोर्ट के जज हैं। कल वो सुप्रीम कोर्ट के जज जब रिटायरमेंट होगा तो वो भारत के आम नागरिक बन जाएंगे। तो उनको इस तरीके से अपने निर्णय लेने चाहिए जिससे कि उनके निर्णयों को सर्वमान्य, उनके सारे देश के लोग उनको मान्यता दें, उसका आदर करें, और उनके जो निर्णय हैं उनके लिए बार बार भारत की सरकार को अपने जो संविधान है उसमें संशोधन करने के लिए मजबूर ना होना पड़े। समस्या तो समझ में आ गई कि न्यायिक चरित्र नहीं बचा है, जातिगत चरित्र ज्यादा बड़ा हो गया है। समाधान क्या है? क्योंकि OBC SC के लोगों ये सब देखने के बाद भी ज्यादातर लोग सोए पड़े हैं। मकान मालिक ही जब सो रहा है तो पत्थर चोरी करने वाले तो डाका डाल ले जाएंगे। देखिए, मैं तो यहाँ कहूंगा कि जो भी देश का गरीब तबके का आदमी है, जो भी प्रताड़ना का शिकार है, अगर हम दुनिया के इतिहास को देखें तो जो लोग माइनॉरिटीज के लोग होते हैं, यानी कि जो कम संख्या में होते हैं, वो हमेशा डर के कारण इकट्ठे रहते हैं। हमारे यहाँ भारत में SC ST वो डिप्राइव्ड है, OBC भी डिप्राइव्ड है, माइनॉरिटी भी डिप्राइव्ड है। लेकिन इस देश के अंदर बड़ा विचित्र बात है कि सब लोग इकट्ठे ही नहीं हो पा रहे, जबकि अगर इनका दर्द एक है, इनकी समस्या एक है, इनका उद्देश्य एक है, इनके साथ प्रताड़ना जो हो रही है उसका स्वरूप एक है, तो मैं तो ये कहूंगा कि इन सब लोगों को इकट्ठे होना चाहिए, विचार करना चाहिए, भारत के संविधान में प्रदत्त प्रावधानों की आवाज को उठाना चाहिए और अपने हकों के लिए इन सबको इकट्ठे होकर के भारत की सरकार से एक बार बात करनी चाहिए, अपनी आवाज वहां तक पहुंचानी चाहिए, प्रजातांत्रिक तरीके से, डेमोक्रेटिक तरीके से, संवैधानिक तरीके से। मैं कहना चाहूंगा, समझे बात आप, बहुत सारे प्रावधान हैं बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान में जो हम प्रजातांत्रिक तरीके से अपनी बात सरकार तक पहुंचा सकते हैं। तो हम सब लोगों को इकट्ठा होकर अपनी बात को संवैधानिक तरीके से भारत सरकार तक पहुंचाने का प्रयास करके अपने समाज के विकास को सुनिश्चित करने की पहल करनी चाहिए। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। जी धन्यवाद। दोस्तों, अगर आपने मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और उस बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें, जिससे जो मेरे न्यू वीडियो